जैसे कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम 30 MLT MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आने वाली MLT की किसी भी जॉब के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस नॉलेजफुल वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन बाय विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अमीनो एसिड्स प्राइमरली डी ग्लूकोज के सिमिलर मैकेनिज्म से ही अब्जॉर्ब होते हैं। ये सिमिलर मैकेनिज्म है सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें सोडियम अपने साथ ग्लूकोज और प्रोटीन को इंटेस्टाइन ल्यूमन से इंटेस्टाइन मिकोजल सेल्स तक पहुंचाता है और फिर आगे ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, What is considered the gold standard for the diagnosis of malaria? इतने एडवांस टेस्ट होने के बाद भी हमारी पीवीएफ की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बनी हुई है, जिसमें हम थिक और थिन स्मीयर की हेल्प से मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डबल ऑक्सलेट विंट्रो मिक्सचर consist of ammonium oxalate and potassium oxalate in what proportion? ESR के विंट्रो मेथड में यूज होने वाला एंटी कोगुलेंट डबल ऑक्सलेट में अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटाशियम ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन 3:2 प्रोपोर्शन में होती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से आरबीसी की स्वेलिंग एंड श्रिंकेज को बैलेंस किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, Chemical liquid waste from laboratory should be collected in which color bag or container? WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कॉटन, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट एक्सेट्रा येलो बिन में डिस्कार्ड होने चाहिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच माइक्रोस्कोप सेटिंग आर स्पर्मेटोजोआ काउंटेड? स्पर्मेटोजोआ को इम्प्रूव न्यूबर हीमोसाइटोमीटर पर काउंट करने के लिए हम 20x एंड 40x दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और चैम्बर के 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर में हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय। अगर हम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को ध्यान से देखें तो इसके हेड को न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाइड किया होता है, जिसमें कंडेंस्ड क्रोमैटिन और कुछ जगह पर डिस्पर्स क्रोमैटिन भी होता है। न्यूक्लियस के एंटीरियर 2/3 पार्ट को एक्रोसोमल कैप ने कवर किया होता है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्रोसोमल कैप। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई फंगल एलिमेंट इन क्लिनिकल सैंपल्स? फंगल ग्रोथ की अपीयरेंस को स्टडी करने के लिए हम लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू का यूज़ करते हैं। इसकी ब्लू कलरेशन और कंट्रास्ट की वजह से फंगस की शेप, साइज एंड अरेंजमेंट को आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग? येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक से बने होते हैं। नॉन क्लोरीनेटेड एक प्लास्टिक की फॉर्म है जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये बैग पॉलीएथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टाइरीन से बने होते हैं। जब इन बैग्स को इंसिनरेट किया जाता है तो ये हार्मफुल डाइऑक्सिन एंड फ्यूरेंस रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से ये बैग्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी स्टोर्ड? इंडिया की 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को हम 48 आवर्स से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिटर्जेंट इज कॉमनली यूज्ड इन डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन्स? इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए हम सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़कर उसको यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जिससे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान साइज के बेस पर सेपरेट हो सकते हैं।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल माइलोमा सेल से फ्यूज करवा के प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस टेक्निक को हम हाइब्रिडोमा या फिर माउस हाइब्रिडोमा टेक्निक भी बोल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर रेंज। आरबीसी को हम कंटिन्यू फ्रोजन करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें आरबीसी को लो टेम्परेचर -80 टू -196 डिग्री सेल्सियस तक क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट की प्रेजेंस में स्टोर करना होगा। ट्रांसफ्यूजन से पहले प्रिजर्वेटिव को वॉश करके निकालना जरूरी होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आरबीसी को फ्रोजन करने के लिए टेम्परेचर रेंज को पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन में हम इसके टाइम को रीड करेंगे। आरबीसी को विद इन 6 डे ऑफ कलेक्शन ऑर्डिनरी फ्रोजन कर लेना चाहिए, और लो टेम्परेचर पर स्टोर करके हम आरबीसी को 10 साल तक संभाल कर रख सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर टू इनएक्टिवेट सीरम फॉर कॉम्प्लीमेंट इन सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। सीरोलॉजी में टेस्टिंग के लिए सीरम यूज्ड होता है, जिसमें से हम एंटीबॉडीज और एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर इसके साथ ही सीरम में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी मौजूद होते हैं जो टेस्टिंग में इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से फाल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमें सीरम को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम सीरम को 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करना पड़ेगा। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 15, Heidenhaus SUSA fixative must be stored in a container without। हाइडेनहाउस SUSA की कंपोजिशन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो इसमें देखने से पता चलता है कि ये फिक्सेटिव एक मर्क्यूरिक क्लोराइड बेस्ड फिक्सेटिव है, जिसके कारण के मेटल कैप इससे रिएक्ट कर सकते हैं, और रिजल्ट में क्रोसिव कंटेमिनेशन और इवन के टॉक्सिक गैसेस फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेटल कैप। क्वेश्चन नंबर 16, ज़ेंकर फॉर्मल इज पर्टिकुलरली एक्सीलेंट फॉर फिक्सिंग। ज़ेंकर फॉर्मल, जिसे हम हेलिस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ये फिक्सेटिव बोन मैरो एंड स्प्लीन जैसे ऑर्गन को फिक्स करने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट फिक्सेटिव है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, an example of type 1 hypersensitivity reaction is। टाइप 1 इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि मास सेल डीग्रेनुलेशन के मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एनाफ्लेक्सिस, अस्थमा एंड एट्रोपिक डर्माटाइटिस इसमें कवर होती हैं। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम डेफिशिएंसी इन फिनाइल कीटोन यूरिया इज। फिनाइल कीटोन यूरिया अमीनो एसिड मैकेनिज्म का सबसे कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके चांस वैसे तो 10,000 बर्थ में से एक बार होते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया हेपेटिक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 19, ट्राइंडर्स मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। ट्राइंडर्स मेथड एक कलोरीमेट्रिक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ओरिजिनल नेम है गॉडपॉड मेथड, जिसको 1969 में पीटर ट्राइंडर ने डिस्क्राइब किया था। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 20, पॉल बोनल टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉल बोनल एक हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट है जो प्राइमरली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एप्स्टीन बार वायरस के द्वारा की जाती है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय अ डिले सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड सैंपल।
सैंपल को कलेक्ट करने के बाद अगर उसे विद इन टाइम सेंट्रीफ्यूज ना किया जाए तो ब्लड के सेल्स स्पेशली आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा और सीरम के कांटेक्ट में रहते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज्ड करते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। Question number 22. Which of the following crystals is pathognomonic for ethylene glycol poisoning? इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक पॉइजनिंग सब्सटेंस है, इसकी इंगेशन होने पर लीवर इसको मेटाबोलाइज करके ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम से कंबाइन होकर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बना देता है, पर्टिकुलरली मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, जो कि एज ए कलरलेस इनवेल्प शेप डम्बल शेप हमें दिखाई देते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 23. The calibration of a spectrophotometer is verified using। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एब्जॉर्बेंस को चेक करने के लिए कि वो एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको वेरीफाई एंड कैलिब्रेट करने के लिए करेक्ट मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस फिल्टर्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस फिल्टर्स। Question number 24. Which urine test is best for early detection of diabetic nephropathy? डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक मेलाइटस कॉम्प्लिकेशन से डेवलप हो जाती है। इसका अर्लीस्ट डिटेक्टेबल साइन है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 30 to 300 mg ऑफ एल्ब्यूमिन पर डे। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपिनिया इन सीबीसी रिजल्ट्स? पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑल 3 ब्लड सेल लाइंस, यानी कि जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसे हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। ये पैनसाइटोपिनिया ए प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है, जिसमें हमारी बोन मैरो इन तीनों ब्लड सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए प्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 26. एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन विच बैग? एक्सपायर और डिस्कार्डेड मेडिसिन को हम येलो बायोमेडिकल वेस्ट बिन में डिस्पोज ऑफ करते हैं और इसके बाद इनको हम इंसिनरेट करके नष्ट कर देते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्रॉक्सिमल नेक्टेरियल हीमोग्लोबिन यूरिया? पीएनएच एक रेयर एक्वायर्ड हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल के PIGA जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से GP1 एंकर प्रोटीन जैसे कि CD55 एंड CT59 में डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि ब्लड सेल्स की सरफेस पर मौजूद होते हैं, जो आरबीसी को कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। सो पीएनएच को डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लो साइटोमेट्री से CD55 एंड CD59 को मेजर कर सकते हैं, जो कि पीएनएच को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लो साइटोमेट्री फॉर CD55 एंड CD59। Question number 28. Which of the following interferes with Jeff's reaction for creatinine estimation? जेफ रिएक्शन एक कलरीमेट्रिक मेथड है जो क्रेटिनिन को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिएक्शन क्रेटिनिन के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। ब्लड में कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं जो पिक्रेट से रिएक्ट करके फॉल्स हाई रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक है एसिटोएसिटेट, जो एल्कलाइन पिक्रेट से रिएक्ट करके फॉल्स हाई रिजल्ट प्रोवाइड करती है। सो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटोएसिटेट। क्वेश्चन नंबर 29. द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस इज? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है कल्चर ऑन एलजी मीडियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following disinfectant is most effective against spores?
बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करना बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि इनके पास एक टफ आउटर कोटिंग होती है जिसके कारण ये हीट, केमिकल एंड ड्राइंग को हाईली रेजिस्ट कर पाते हैं। इनको किल करने के लिए हम हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं जैसे कि ग्लूटाराल्डिहाइड, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ये डीएनए, सल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो को एल्कालेट कर देता है जिसके कारण माइक्रोब की डेथ हो जाती है। दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।